ठीक है भाई। तो कल हमने प्रेजेंटेशन लेयर की बात कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर कौन सी लेयर है? लेयर फिफ्थ। ऊपर सबसे पहले डेटा कौन सी लेयर पे आया? लेयर सेवन पे। जिसका काम क्या था? नेटवर्क रिसोर्सेज तक कनेक्ट करना एप्लीकेशन को। ये जो भी डेटा है उसको नेटवर्क रिसोर्सेज तक पहुंचाना। उसके बाद आया कौन सी लेयर पे? प्रेजेंटेशन लेयर। उसका काम क्या था? कन्वर्ट करना मतलब इंक्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना, कंप्रेशन करना, डिकम्प्रेशन करना। ठीक है। उसके बाद आया सेशन लेयर। अब सेशन लेयर आया लेयर फाइव। लेयर फाइव पे क्या काम होता है यही पढ़ो। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग सेशंस ऑफ डिफरेंट लेयर सेवन प्रोटोकॉल्स। लेयर सेवन प्रोटोकॉल्स के जो भी सेशंस बनते हैं। अब सेशंस का सिंपल सा मतलब ये है, आपको मान लो आप एक ब्राउजर यूज कर रहे हो। ठीक है, हमने कल भी ब्राउजर का एग्जांपल लिया था। अब मान लो आप एक ब्राउजर यूज कर लो, तो अब क्या आप ब्राउजर में एक ही टैब यूज करते हो? मल्टीपल टैब्स यूज कर सकते हो। अब मान लो आपके पास एक टैब खुला हुआ है जिसमें आप एक्सेस कर रहे हो गूगल। ठीक है। दूसरा टैब खुला हुआ है उसमें आप एक्सेस कर रहे हो यूट्यूब। और तीसरा टैब खुला हुआ है जिसमें आप यूज कर रहे हो फेसबुक। ये तीन अलग अलग टैब्स हो गए। तीन अलग अलग डेटा है ना? एक गूगल का डेटा हो गया, एक यूट्यूब का हो गया, एक फेसबुक का डेटा हो गया। ऐसा तो नहीं आप गूगल के डेटा पे या गूगल के टैब पे जो कुछ सर्च कर रहे होते हो वो यूट्यूब के टैब पे भी डिस्प्ले हो रहा होता है या फेसबुक के टैब पे भी डिस्प्ले हो रहा होता है? ऐसा नहीं है। तो ये क्या करता है? इन सब सेशंस को क्या रखता है? सेपरेट रखता है। ये किसका काम है? आपका सेशन लेयर का। कि भाई जो भी आपके सेशंस बन रहे हैं, अब सेशंस कैसे बनेंगे? ये आपका पीसी है, पीसी का ब्राउजर ओपन है। ठीक है। ये कनेक्टेड आगे इंटरनेट से। अब इंटरनेट आगे कनेक्टेड है मल्टीपल सर्वर से। यही है, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे जो सर्वर्स है, मान लो ये एक यूट्यूब का सर्वर है, ये एक फेसबुक का सर्वर है और यहाँ पे एक गूगल का सर्वर है। तो जो सेशन की हम बात कर रहे हैं कि भाई सेशंस होते क्या है, किसको क्रिएट कर रहा है, किसको मैनेज कर रहा है, किसको टर्मिनेट कर रहा है। आप जब भी यहाँ पे गूगल हिट करके एंटर करते हो तो आपका ये जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट से एक सेशन क्रिएट होता है। किसके साथ? गूगल के सर्वर के साथ। कि भाई जो भी डेटा जाएगा वो अब इस सेशन पे जाएगा। गूगल से जो रिप्लाई आएगा वो इस सेशन के थ्रू आएगा। ठीक है। अब अगली बार आपने क्या करा, एक और टैब खोला और उसमें सर्च करा यूट्यूब। तो अब इंटरनेट पे आपका कनेक्शन किसके साथ बना? यूट्यूब सर्वर के साथ। अब यूट्यूब के सर्वर का जो भी डेटा होगा वो इस सेशन पे आएगा और इसी सेशन से वापस आएगा। और सिमिलरली फेसबुक का डेटा है तो फेसबुक का डेटा सिर्फ फेसबुक के सर्वर तक जाएगा। सेशन क्रिएट हो गया है कि भाई इस सेशन का जो भी डेटा होगा वो यहीं जाएगा और यहीं से वापस आएगा इसी सेशन के हिसाब से। और फिर ही ये पीसी डिसाइड भी करेगा कि भाई ये कौन सा डेटा है, मतलब किस सेशन का डेटा है, फेसबुक का डेटा है, गूगल का डेटा है, और उस हिसाब से डिस्प्ले करेगा आगे। ठीक है। सेशन लेयर का यही काम होता है, क्रिएट करना, मैनेज करना और टर्मिनेट करना। आगे बात करते हैं। इट यूजेस पोर्ट नंबर्स टू कीप द सेशंस ऑफ मल्टीपल लेयर सेवन प्रोटोकॉल्स सेपरेट। अब ये सारी अगर मैं बात करूं, फेसबुक है या गूगल है, यूट्यूब है, ये सारी लेयर सेवन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से कौन सी लेयर सेवन प्रोटोकॉल यूज कर रही होंगी? एच टी टी पी या एच टी टी पी एस? सारा वेब बेस्ड डेटा है ना, वेब सर्विसेज है सारी। वेब सर्वर्स को एक्सेस कर रहे हैं, वेब सर्फिंग कर रहे हैं हम। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपका एक एच टी टी पी है, मतलब एक तरीके का वेब सर्वर हो गया। गूगल का हो सकता है, फेसबुक का हो सकता है, यूट्यूब का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे आपका एक सर्वर लगा हुआ है जिसपे आप क्या एक्सेस कर रहे हो। अब वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने कल लिया था प्ले स्टोर का। प्ले स्टोर में जब आप ब्राउज कर रहे होते हो एप्स, तब आपका सेशन किससे बना हुआ होता है? पर जब आप वही चीज डाउनलोड करने लगते हो तो आपका सेशन किस पे ट्रांसफर हो जाता है? एफटीपी सर्वर पे। डेमो के लिए सर पहले आए थे, सीसीएनए है। कब आए थे? हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे कि भाई वेब सर्विसेज का जो भी डेटा होगा एच सर्वर के साथ लगा हुआ होगा और एफ में यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेशंस हो गए अलग अलग। ये क्या है? एच और एफ लेयर सेवन प्रोटोकॉल्स हैं। तो इन लेयर सेवन प्रोटोकॉल्स का डेटा सेपरेट रखता है सेशन लेयर। ठीक है। अभी हम बात करेंगे दोनों तरीके से। जब एक तरफ हमारा एच होगा, एफ होगा, या फिर मान लो डीएनएस का सर्वर ही है। ठीक है। और एक तरफ हम ये बात करेंगे जब जैसे हम क्रोम की बात कर रहे थे, मल्टीपल टैब्स हैं पर सारे में क्या चल रही है? एच सर्विसेज ही चल रही है। तब कैसे सेपरेट रखा जाएगा? ठीक है, दोनों की बात करेंगे। और दोनों को सेपरेट रखने के लिए ये यूज क्या कर रहा है?
पोर्ट नंबर्स। ठीक है, अब पोर्ट नंबर्स, अब सेशन लेयर का काम क्या है कि बस सेशंस को मैनेज करना, क्रिएट करना, टर्मिनेट करना। क्या डेटा में कोई चेंजेस आए? डेटा में कोई चेंजेस नहीं है, तो पीडीयू क्या हो जाएगी इसकी? फॉर्मेटेड डेटा। जिस फॉर्मेट में ऊपर से डेटा आ रहा है उसी फॉर्मेट में अगली लेयर पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि डेटा के अंदर कोई चेंजेस ही नहीं है। सेशन लेयर ने कोई डेटा के अंदर चेंजेस करे ही नहीं। प्रेजेंटेशन लेयर ने चेंजेस करे थे डेटा के अंदर, क्या चेंजेस करे थे? कंप्रेशन करा था या इंक्रिप्शन कर दिया था, तो ये चेंज हुआ था डेटा, इसलिए पीडीयू का फॉर्मेट जो था वो चेंज हो गया था यूजर डेटा से फॉर्मेटेड डेटा पर। सेशन लेयर से डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मेटेड डेटा आया और फॉर्मेटेड डेटा ही अगली लेयर पे ट्रांसफर कर दिया जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे पोर्ट नंबर्स की, कि भाई पोर्ट नंबर्स के हिसाब से कैसे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर्स की बात कर रहे हैं हम। पोर्ट नंबर्स का अब मैं बताता हूँ रेंज कितनी है, 0 से लेकर 65535। अभी बस आपने क्या करा है, लेयर 7 प्रोटोकॉल्स यूज करती है पोर्ट नंबर्स, यही देखा है ना। अगर डीएनएस लेयर 7 प्रोटोकॉल है तो उसका एक पोर्ट नंबर होगा 53। ठीक है, डीएचसीपी एक लेयर 7 प्रोटोकॉल है, उसका एक अलग पोर्ट नंबर है ना। यही बात करिए, अभी तक ये नहीं पता था पोर्ट नंबर क्या है नहीं। तो अब बात करते हैं कि भाई पोर्ट नंबर है, रेंज कहाँ है, 0 से लेकर 65535, मतलब टोटल कितने बिट्स हो गए ये? 16 बिट्स हो गए। ठीक है, मैंने बता दिया था कि अगर बिट्स आपको गिवन है और उससे आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी है तो कैसे निकालोगे? 2 की पावर 16 रख दोगे तो टोटल वैल्यूज आ जाएंगी आपकी 65536। 0 से लेकर रेंज आ गई 65535 तक। ठीक है, अब पोर्ट नंबर्स हमारे डिवाइडेड हैं दो कैटेगरीज में। पहली जो है आपकी रिजर्व या फिर वेल नोन पोर्ट्स कहते हैं, और दूसरी आपकी रैंडम रेंज। अब रिजर्व्ड और वेल नोन पोर्ट्स जो है इसकी रेंज है 0 से लेकर 1023 तक। और कौन यूज करता है? रिजर्व्ड प्रोटोकॉल्स। रिजर्व्ड प्रोटोकॉल्स कौन सी? L7 की प्रोटोकॉल्स। अब भाई हमने लेयर 7 प्रोटोकॉल्स के कल पोर्ट नंबर देखे थे, क्या कोई भी पोर्ट नंबर इस रेंज से बाहर था? तो 0 से लेकर 1023 आपके डिफाइंड है। इनको आप कहीं भी कह सकते हो कि वेल डिफाइंड, ये वेल नोन पोर्ट्स है ना। हर प्रोटोकॉल लेयर 7 की प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल एक पोर्ट नंबर यूज करेगी। ठीक है, वो एक प्रोटोकॉल, एक लेयर 7 की प्रोटोकॉल एक पोर्ट नंबर यूज करेगी, जो कि किस रेंज में से होगा? 0 से 1023 की रेंज के अंदर होंगे। ठीक है, अगला आता है रैंडम। रैंडम पोर्ट्स की रेंज क्या है? 1024 से आखिरी 65535। इसको यूज कौन करता है? होस्ट यूज दिस पोर्ट नंबर रैंडमली एज इट्स सोर्स पोर्ट। ठीक है, होस्ट यूज करते हैं, यानी कि जो पीसीज यूज करते हैं, पीसीज हो गए, जो भी आपका हम ये सर्विसेज यूज करते हैं। अब इनकी जरा वर्किंग समझते हैं कि यार सोर्स पोर्ट और रैंडम और रिजर्व पोर्ट्स यूज कैसे होंगे। यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। हाँ, ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, ये आपका इंटरनेट हो गया, ये एक सर्वर है। मान लेते हैं ये सर्वर है HTTPS का सर्वर। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान दो बस, अभी ये समझना आपको कि भाई जब भी हमारे पास डेटा जाता है, तब हमने बात करी थी कि आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन लगती है। आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन में मतलब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। मैक एड्रेस के अंदर सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। और मैंने एक और चीज लिखवाई थी कि भाई पोर्ट्स नंबर्स, पोर्ट्स की भी हम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड होती है ना। तो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर्स लगते हैं वो यही होते हैं, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। इसकी इंफॉर्मेशन कैसे ऐड होगी और उसकी मदद से सेशन लेयर कैसे अपना डेटा सेपरेट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं भाई जब भी कोई डेटा जा रहा होगा तो उसमें सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट की इंफॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट की दो फील्ड्स होगी। सोर्स पोर्ट कौन यूज करेगा या कौन सी रेंज में से डिफाइंड होगा? रैंडम रेंज में से। क्यों? क्योंकि होस्ट यूज करेगा एज इट्स सोर्स पोर्ट। तो यहाँ पे जो सोर्स पोर्ट यूज हो रहा है वो होगा रैंडम रेंज में से, मान लेते हैं 1030। अब डेस्टिनेशन पोर्ट क्या यूज करेगा? भाई प्रोटोकॉल कौन सी चल रही है? HTTPS चल रही है ना, तो डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा आपका रिजर्व रेंज में से 443। जो भी प्रोटोकॉल यहाँ पे चल रही है,
अगर यहीं पे ये प्रोटोकॉल चल रही होती मान लो डीएनएस, तो डीएनएस का सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट क्या हो जाता 53। अगर यहाँ पे कोई और लेयर 7 की प्रोटोकॉल चल रही होती तो वहां पे ऐसे ही डेस्टिनेशन पोर्ट होता रहता चेंज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे ये डेटा मान लो चले गया आगे, इंटरनेट पर चला गया, इंटरनेट से आगे HTTPS के पास गया। अब HTTPS सर्वर क्या करेगा, रिप्लाई भेजेगा, ये एक रिप्लाई भेजेगा। अब इस रिप्लाई के अंदर भी ये दो चीजें लगा के भेजेगा, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। अब ये बताओ ये सर्वर सोर्स पोर्ट क्या लगा के भेजेगा, 443, क्योंकि यार सोर्स तो ये है ना, प्रोटोकॉल कौन सा सोर्स पोर्ट यूज कर रही है अपना, और डेस्टिनेशन क्या यूज करेगा 1030 जो इस डेस्टिनेशन पे अवेलेबल। ठीक है, और ये मैसेज आपका चले जाएगा एज रिप्लाई। ठीक है, हाँ वो तो रैंडम है ना दोस्त, कुछ भी हो सकता है। जो रिजर्व्ड है वो आपका ये वाला जो प्रोटोकॉल यूज करती है। डेस्टिनेशन पोर्ट सेंडर साइड पे सेम रहेगा, क्योंकि सेंडर के लिए डेस्टिनेशन ये प्रोटोकॉल वाला सर्वर है, पर इस प्रोटोकॉल वाले सर्वर के लिए डेस्टिनेशन यही प्रोटोकॉल वाला सर्वर थोड़ी है। इस सर्वर के लिए डेस्टिनेशन कौन है, 1030 वाला पोर्ट, जो कि कहां पर है, इस पीसी पे है ना। यार ये देखो आप, सिंपल सी बात है, आप कोई लेटर भेज रहे हो तो उसमें आप एक अपना एड्रेस डालते हो और एक सामने वाले का एड्रेस डालते हो। जब सामने वाला उस चीज का रिप्लाई करता है तो वो हमारे एड्रेस पे भेजेगा ना, और अपना एड्रेस लगाएगा, तो वही चीज है, दोनों टू और फ्रॉम वाले एड्रेसेस इंटरचेंज हो जाते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं, ये वही बताया, सोर्स पोर्ट नंबर आपका यूज होगा किस रेंज में से, इस रैंडम रेंज में से 1024 से 65535 के बीच में कोई भी पोर्ट नंबर या कोई भी नंबर यूज हो सकता है। इतनी बात क्लियर है कि भाई सेशन लेयर। अब बात करते हैं सेशन लेयर का क्या काम है। अभी हमने बात करी सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट कैसे यूज हो रहे हैं, अब बात करते हैं सेशन लेयर की। सेशन लेयर का काम ये है कि जैसे ही कोई भी डेटा बनता है या कोई भी डेटा जा रहा होता है, हर उसके पास होती है एक अपनी सेशन टेबल। ये क्या करेगा, जैसे ही सेशन गया वैसे ही सेशन टेबल के अंदर एंट्री बना लेगा कि भाई हमारे पास एक सोर्स पोर्ट क्या लग के गया 1030, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या लग के गया 443, और जो भी उसका डेटा था उसको कहाँ डिस्प्ले करना है या कैसे मैनेज करना। ठीक है, ये सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट की इसने एंट्री कर ली अपने पास, एक तरीके से लॉग रख लिया कि ये डेटा गया है। अब यहां से जब HTTPS सर्वर रिप्लाई करेगा, जिसमें सोर्स पोर्ट क्या लगा के भेजेगा, ये 443 और डेस्टिनेशन पोर्ट 1030, जब ये मैसेज यहाँ पर पीसी पे आएगा तो सबसे पहले क्या चेक होगी इसकी सेशन टेबल। सेशन टेबल में ये चेक करेगा कि भाई ये जो मेरे पास पोर्ट नंबर्स आए हैं क्या उनके मेरे पास सेशन टेबल के अंदर एंट्री है। अगर है तो फिर वो मैच करेगा कि भाई मेरे पास 443 से आया है, हाँ 443 से एक डेटा गया, 443 के लिए कोई डेटा आया था तो ये उसी का रिप्लाई है। सोर्स पोर्ट क्या है 1030, हाँ भाई हमारे लिए ही है। ये चीज जब मैच हो जाएगी फिर वो देखेगा कि भाई ये मेरे को डिस्प्ले कहाँ करना है या मैनेज कैसे करना है, और उस हिसाब से ये यहाँ पे आगे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, या उस हिसाब से आगे अगली लेयर पे फॉरवर्ड कर दिया जाए। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। ठीक है भाई, तो भाई का डाउट समझ आया। भाई कहना चाह रहे हैं कि एक पीसी ये है, एक और पीसी यहाँ पर है, ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो जब रैंडमली ही यूज हो रहे हैं तो ये इसके भी चांसेस है कि ये जो सोर्स पोर्ट यूज कर रहा है ये यूज कर रहा है 1030, और एट द सेम टाइम ये पीसी भी सोर्स पोर्ट क्या यूज कर ले 1030। ये कहना चाह रहे हो भाई, ये चांसेस है। अब उस केस में यार मैंने वही बताया, सोर्स पोर्ट है, क्या सिर्फ सोर्स पोर्ट लग के जा रहा है, आईपी एड्रेस भी तो है, आईपी एड्रेस दोनों पे सेम हो सकता है नहीं, मैक एड्रेस भी तो है, मैक एड्रेस तो बिल्कुल ही सेम नहीं हो सकता, मैक एड्रेस तो पूरे ग्लोब पे एक ही चलता है। ठीक है, ठीक है, तो अब एक यही वाला सिनेरियो है, ये मान लेते हैं ये हमारा पीसी आईएसपी और ये है एक HTTP का सर्वर। HTTP का सर्वर है, पोर्ट नंबर क्या यूज करेगा 80। HTTP का सर्वर, HTTPS का सर्वर नहीं है। ठीक है, अब
बात यह है कि यहाँ से मान लो पीसी के पास जो डेटा है, या वही है ब्राउजर वाला एग्जांपल लेते हैं, ब्राउजर पे मल्टीपल टैब्स है, एचटीटीपी का सर्वर है, अब उस पे मान लो आपने गूगल पे कुछ सर्च करा, दूसरे पे भी गूगल पे कुछ सर्च करा, और यहाँ पर आप मान लो आप सर्च कर रहे हो फेसबुक, सारा किसका डेटा है? एचटीटीपी के थ्रू ही जा रहा है, वेब सर्विसेज का डेटा है ना। अब इस केस में पीसी क्या करेगा? सेशन टेबल मेंटेन करेगा। अब सेशन टेबल के लिए इसके पास तीन अलग अलग मैसेजेस जाएंगे। तीन अलग अलग मैसेजेस कैसे जाएंगे, बात करते हैं जरा। सबसे पहले में सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। अब चलो मैं पहले ऐसे बता देता हूँ कि पहला जो है एक एचटीटीपी का सर्वर है और एक यहाँ पे लगा हुआ है डीएनएस का सर्वर। पहले हम दो की बात कर लेते हैं कि दो मैसेजेस जा रहे हैं एक साथ तो क्या होगा। अब यहाँ पे दो मैसेजेस जा रहे हैं एक साथ, सोर्स पोर्ट क्या लगेगा? रैंडम, मान लेते हैं 1040, और डेस्टिनेशन पोर्ट पहला है एचटीटीपी के लिए डेस्टिनेशन पोर्ट 80। ये है हमारा सेशन टेबल। सेशन टेबल में बोला कि भाई 4030 डेस्टिनेशन पोर्ट 80 और ये डेटा, ठीक है। अगला जा रहा है डीएनएस सर्वर के लिए, सोर्स पोर्ट रैंडम लगेगा 1050, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या लगेगा? 53। तो ये भी सेम एंट्री हो गई यहाँ पे 53, ये हो गया डेटा। अब ये मैसेजेस आगे इधर गया और ये मैसेजेस आगे इधर गया। अब यहाँ से इन्हीं के दोनों के रिप्लाई आएंगे। अब दोनों रिप्लाई हो सकता है कि सेम टाइम पे आ जाए। अब दोनों मैसेज जब सेम टाइम पे यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं तो सेशन टेबल चेक होगी ना। सेशन टेबल के अंदर ये चेक होगा कि भाई डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, एक का 80 है और एक का 53 है। अब जिस जिस पर्टिकुलर मैसेज में पोर्ट नंबर 80 और 1040 वाली फील्ड्स मैच हो जाएंगी, वो वाला डेटा उधर शो कर दिया जाएगा, और जिस पर्टिकुलर फील्ड में 53 और 1050 होंगी वो उधर शो कर दिया जाएगा या उधर प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये बात हुई जब हमारे डेस्टिनेशन से डिफरेंट। अब उसी पर्टिकुलर केस पे आ जाते हैं कि भाई हमने एक ही पीसी से सेम पर्टिकुलर चीजें खोली है एचटीटीपी सर्वर के लिए और तीन मैसेजेस जा रहे हैं। ब्राउजर से हमने तीन टैब्स खोले, दो पे गूगल चल रहा है और एक पे हमारा चल रहा है फेसबुक। उस केस में तीन मैसेजेस जाएंगे, सोर्स पोर्ट रैंडम होगा 1050, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा इस केस में? 80, क्योंकि एचटीटीपी का ही है ना डेटा तो सारा। ये पहला सेशन का है, ये दूसरा और ये तीसरा। ये पहले सेशन का मैसेज हो गया, ये दूसरे का और ये तीसरे का। यहाँ पे सोर्स पोर्ट क्या लगेगा? रैंडम 1060, डेस्टिनेशन पोर्ट। अब यहाँ पे सब पे डेस्टिनेशन पोर्ट सेम है, सेशन टेबल में एंट्री हो जाएगी 80। डेटा सबका अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ से तीनों मैसेज चले जाएंगे एचटीटीपी सर्वर के पास। अब जब तीनों मैसेज चले गए एचटीटीपी सर्वर के पास, एचटीटीपी सर्वर रिप्लाई करेगा। ये रिप्लाई में भी कितने मैसेजेस भेजेगा? तीन मैसेजेस भेजेगा ना। अब तीनों मैसेजेस जब यहाँ पर पीसी पर रिसीव होंगे तो तीनों की क्या चेक करेंगे? सेशन टेबल में एंट्रीज चेक करेंगे, और उस केस में वो देखेगा भाई डेस्टिनेशन तो सारे किस कौन कहाँ से आए हैं? एचटीटीपी से ही आए हैं। फिर मैच करेगा भाई वो सोर्स पोर्ट। अब 1040 के लिए जो मैसेज होगा, जिस पर्टिकुलर मैसेज पे डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा 1040, वो इस एंट्री से मैच कर जाएगा और आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जिसका डेस्टिनेशन पोर्ट होगा 1050, वो इस एंट्री से मैच कर जाएगा और आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जिस एंट्री का जिस पर्टिकुलर मैसेज का पोर्ट नंबर होगा 1060, वो इधर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इस एंट्री से मैच करके, ठीक है। तो ऐसे आपका सेशन लेयर करता है सेशंस क्रिएट मैनेज यूजिंग पोर्ट नंबर्स। अब पोर्ट नंबर्स में किसी को कोई डाउट है कैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है। सोर्स पोर्ट नंबर हमेशा जो है पीसीज जो होस्ट यूज करेंगे, होस्ट का सिंपल सा मतलब है ये पीसीज, ये जो पोर्ट नंबर यूज करेंगे वो हमेशा किस रेंज में से करेंगे? रैंडम रेंज में से रैंडमली यूज करेंगे कोई भी पोर्ट नंबर। और रिजर्व्ड वाले पोर्ट नंबर्स कौन यूज करेगा? कौन सी प्रोटोकॉल्स? लेयर 7 प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे हमारे रिजर्व पोर्ट नंबर्स। इनके लिए फिक्स है कि ये कोई भी ये प्रोटोकॉल है तो ये यही पोर्ट नंबर यूज करेगी, ये प्रोटोकॉल है तो वो वही प्रोटोकॉल यूज करेगी प्रोटोकॉल नंबर, ये फिक्स्ड है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई सेशन लेयर, ठीक है। पीडीयू इसकी फॉर्मेटेड डेटा ही है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्यों है फॉर्मेटेड डेटा? क्योंकि कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक, ठीक है भाई।
तो सेशन लेयर हमारी खत्म हो गई थी। अब आए हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है? फॉर्मेटेड डेटा। ऊपर से सेशन लेयर से आ रहा है फॉर्मेटेड डेटा। अब उस केस में ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी लेयर है? लेयर 4। और यहां पर दो प्रोटोकॉल्स काम करती हैं, टीसीपी और यूडीपी। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? टीसीपी है आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या है? अभी तक हम जो देख रहे थे वो क्या था? पोर्ट नंबर्स। पर यहां पर एक नई टर्म आई है, प्रोटोकॉल का नंबर। ठीक है, तो पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल नंबर में क्या डिफरेंस होता है ये हम बात करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टीसीपी क्या यूज करती है? प्रोटोकॉल नंबर 6। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टीसीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है और आपने बोल दिया नंबर 6, तो आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, टीसीपी पोर्ट नंबर यूज नहीं करती, आपको करेक्ट करना है भाई टीसीपी प्रोटोकॉल नंबर यूज करती है जो कि है 6। ठीक है, यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या है? ठीक, टीसीपी है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और यूडीपी इज नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड। अब टीसीपी में कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई डिवाइस है और आप किसी सर्वर से टीसीपी बेस्ड कनेक्शन बनाना चाह रहे हो, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोटोकॉल कौन सी यूज हो रही है? टीसीपी। तो उस केस में डेटा ट्रांसफर करने से पहले क्या होगा? एक कनेक्शन स्टैब्लिश करा जाएगा, ये चेक करने के लिए कि भाई जो सेंडर डेटा यहाँ पे सेंड करेगा वो रिसीवर तक सक्सेसफुली पहुंच भी रहा है या नहीं, या रिसीवर हमारा डेटा रिसीव कर भी सकता है या नहीं। इस ये चेक करने के लिए कनेक्शन एक क्रिएट करा जाएगा बिफोर सेंडिंग एनी डेटा। डेटा सेंड करने से पहले एक कनेक्शन बनाया जाएगा कि भाई रिसीवर हमारा एक्टिव है भी या नहीं, रिसीवर चालू भी है, रिसीवर रिसीव कर भी सकता है डेटा या नहीं, ये चेक करने के लिए। और यूडीपी के केस में कोई कनेक्शन नहीं बनता। यूडीपी के केस में सेंडर क्या करेगा? यूडीपी का डेटा भेज देगा, आगे रिसीवर चाहे रिसीव कर रहा है नहीं कर रहा, उससे सेंडर को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे आपके ब्रॉडकास्टिंग वगैरह चलती है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो गई, रेडियोज हो गए, ये सब क्या यूज करते हैं? यूडीपी। क्यों? अगर रेडियो की बात करें या हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, वहां से तो सेंडर तो डेटा सेंड कर रहा है ना, रेडियो वाला अभी भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है ट्रैफिक, पर क्या हमें रिसीव हो रहा है? नहीं हो रहा ना। हम चाहे तो रिसीव कर सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि रिसीवर को रिसीव हो डेटा। और इस चीज की कोई श्योरिटी या गारंटी भी नहीं कि जो सेंडर सेंड कर रहा है वो रिसीवर को रिसीव हो ही रहा है। हो सकता है रेडियो एक सेंडर है और एक तरफ रेडियो का कोई रिसीवर है, पर ये श्योरिटी नहीं है। हो सकता है वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी वेव्स सेंड कर रहा हो, बीच में कोई डिस्टॉर्शन आ गया, नॉइज आ गई और बीच में डेटा आपका खराब हो गया, और रिसीवर को क्या रिसीव हो रहा है? क्रिस्पी वॉइस। तो उस चीज की श्योरिटी नहीं है कि डेटा आपका सही तरीके से पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा, या पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा, रिसीवर रिसीव कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा, अगर पहुंच रहा है तो सही पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। ठीक है, इस चीज की यूडीपी में कोई श्योरिटी नहीं है। अगला आता है रिलायबल प्रोटोकॉल, और यूडीपी हमारा नॉट रिलायबल। वही रिलायबल प्रोटोकॉल का सिंपल सा मतलब हम जान चुके हैं। रिलायबल प्रोटोकॉल मतलब डेटा जब सेंडर कोई डेटा सेंड कर रहा है तो रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर उस पर्टिकुलर डेटा की क्या भेजेगा? एक एक्नॉलेजमेंट देगा कि भाई जो मैं डेटा सेंड कर रहा हूं वो सक्सेसफुली मेरे तक पहुंच गया। यूडीपी के अंदर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता। ठीक है, बाकी बात बाद में। हाँ, तो टीसीपी की रिलायबिलिटी की हम बात कर रहे थे। टीसीपी के अंदर ये है कि यार सेंडर ने कोई डेटा भेजा तो रिसीवर क्या करेगा? उस चीज को एक्नॉलेज करेगा कि हाँ भाई जो भी आपने सामान भेजा था या जो भी डेटा भेजा था वो मैंने सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है, उसका एक एक्नॉलेजमेंट जाएगा। और जब तक इसने, चलो सपोज मैसेज नंबर 1 भेजा, डेटा 1 भेजा, इधर से एक्नॉलेजमेंट आ गया डेटा 1 के लिए, जब तक सामने से रिसीवर एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा तब तक ये क्या करेगा? सेंडर अगला मैसेज नंबर 2 नहीं भेजेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो सेंडर क्या करेगा? कुछ टाइम रुकेगा, वेट करेगा कि सामने वाला एक्नॉलेज कर दे। अगर नहीं करेगा तो फिर से ये मैसेज नंबर 1 दोबारा रिट्रांसमिट करेगा। दिस इज योर रिलायबिलिटी कि भाई डेटा का लॉस होने के चांसेस टीसीपी के अंदर नहीं है। अगर पहला मैसेज गया और सामने से रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, इसका मतलब रिसीवर तक वो डेटा नहीं पहुंचा, तो सेंडर क्या करेगा? ये वाला मैसेज फिर से भेजेगा, मैसेज नंबर 1। और अगर सामने से एक्नॉलेजमेंट आ जाता है मैसेज नंबर 1 का तो इधर से मैसेज नंबर 2 भेज दिया जाए। ठीक है, ये डेटा भेजने से पहले बनाता है कनेक्शन। कनेक्शन बनने के बाद जब डेटा जाएगा तो वो एक्नॉलेजमेंट वाला। बिल्कुल, 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 वही यही बात है।
ठीक है। और यूडीपी के अंदर कोई रिलायबिलिटी नहीं है, डेटा जा रहा है, पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, उसकी कोई श्योरिटी नहीं। अगली बात है टीसीपी के अंदर इट सपोर्ट्स 3 वे हैंडशेक, 4 वे हैंडशेक, विंडोइंग, ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या है हम बात डिटेल में बात करेंगे। यूडीपी के अंदर कोई 3 वे हैंडशेक नहीं है, नो 4 वे हैंडशेक, नो विंडोइंग। क्या चीज है ये 3 वे हैंडशेक, 4 वे हैंडशेक, विंडोइंग, बात करेंगे इनके बारे में डिटेल में। टीसीपी लेयर 7 प्रोटोकॉल्स दैट यूज टीसीपी। एफटीपी है आपका, डीएनएस है, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, टेलनेट, एसएसएच, बीजीपी, ये सब लेयर 4 पे क्या यूज करते हैं? टीसीपी। लेयर 4 पे टीसीपी या यूडीपी यूज करने का सिंपल सा मतलब है, ऊपर से डेटा आ रहा है, ठीक है, लेयर 7 पे आया डेटा, लेयर 7 पे प्रोटोकॉल डिटरमाइन हुई, प्रोटोकॉल डिटरमाइन हुई कि मान लो चलो ये भाई एचटीटीपीएस का डेटा। अब नीचे डेटा आया लेयर 6 पे, उस पर कुछ काम हुआ, इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, जो भी हुआ, ठीक है। लेयर 5 पे आया, लेयर 5 पे क्या हुआ? सेशन क्रिएट हुआ बस, ठीक है। अब उसके बाद जब लेयर 4 पे आएगा, लेयर 4 पे डिटरमाइन करा जाएगा कि भाई ये जो मेरे पास डेटा आया है ये टीसीपी बेस्ड है या फिर यूडीपी बेस्ड है, मुझको कनेक्शन बनाना है या कनेक्शन नहीं बनाना, ठीक है, मुझे 3 वे हैंडशेक करना है या 3 वे हैंडशेक नहीं करना, ये पता लगेगा आपका लेयर 4 पे, ठीक है। लेयर 4 पे टीसीपी और यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल्स, या और लेयर 7 प्रोटोकॉल्स दैट यूज टीसीपी और यूडीपी का मतलब समझ आया। अब टीसीपी यूज करती हैं आपकी एफटीपी, डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, टेलनेट, एसएसएच, बीजीपी एटसेट्रा, और भी काफी प्रोटोकॉल्स हैं। और जो लेयर 7 प्रोटोकॉल्स यूडीपी यूज करती हैं वो है आपका टीएफटीपी, डीएचसीपी, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो भी चीजें यूज होती हैं, डीएनएस एटसेट्रा। एक पॉइंट आप अगर चाहो तो यहाँ पर ये ऐड कर सकते हो कि यूडीपी में हमारा जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है फास्ट ट्रांसमिशन, और टीसीपी के अंदर थोड़ा रहता है स्लो। बिल्कुल, वो हम डीएनएस की बात करेंगे तब मैं बताऊंगा पूरा पैकेट फ्लो, और कब टीसीपी यूज होगा, कब यूडीपी यूज होगा, ठीक है भाई। ठीक है भाई, टीसीपी का 3 वे हैंडशेक की बात करते हैं। सबसे पहले टीसीपी एंड 3 वे हैंडशेक यूज होता है कब? जब हमें कनेक्शन इनिशिएट करना है, ठीक है, कनेक्शन इनिशिएट या फिर कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। यूज टू क्रिएट लिख लो यहाँ पे, यूज टू क्रिएट अ कनेक्शन। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए जो भी हमारे पीसी या सर्वर्स के बीच में बातचीत होती है, तो डेटा शेयर करने से पहले क्या होता है? एक 3 वे हैंडशेक, जिससे कनेक्शन की कंफर्मेशन हो जाती है कि भाई कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो चुका है, अब आप डेटा शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास दो यूजर्स होते हैं, एक होता है एक्टिव यूजर। एक्टिव यूजर कौन होता है? जो भी हमारा कनेक्शन इनिशिएट करता है। और दूसरा होता है पैसिव। पैसिव यूजर वो जो कनेक्शन इनिशिएट होने का वेट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक्टिव initiates the connection, passive waits for the connection to be initiated। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब ये बात समझो कि जो भी हमारे सर्वर्स होते हैं ना, रियल टाइम में भी वो हमेशा किस स्टेट में रहते हैं? पैसिव स्टेट में। क्योंकि यार एक्टिव तो आप बनते हो ना, एक्टिव यूजर कौन होता है? आप हो। एंड यूजर्स जो होते हैं, वो होस्ट जो होते हैं वो बनते हैं एक्टिव यूजर। मतलब अगर आपको गूगल के सर्वर के साथ कनेक्शन बनाना है तो एक्टिव यूजर तो आप ही बनोगे। मतलब इनिशिएट कौन कर रहा है कनेक्शन? आप ही करोगे ना हमेशा। कभी ऐसा तो नहीं है कि गूगल का सर्वर आपसे बोल रहा है भाई कनेक्शन बना लो, ऐसा तो नहीं होता। आप ही हमेशा कनेक्शन इनिशिएट करते हो, चाहे वो कोई सा भी सर्वर हो। तो जितने भी सर्वर्स हैं वो हमेशा किस स्टेट में रहेंगे? पैसिव स्टेट में। अब बात करते हैं 3 वे हैंडशेक की। ठीक, एक्टिव और पैसिव समझ आया कि एक्टिव स्टेट कब होगा यूजर, और पैसिव स्टेट में कब होगा। अब यहां पर हम बात करते हैं कि हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट, टीसीपी के अंदर हमारे पास 6 फ्लैग्स होते हैं।
ठीक है, जिसमें से हम बात करेंगे दो की। एक होता है हमारे पास पहला फ्लैग सिन, और एक हम बात करेंगे एक्ट। ठीक है, सिन और एक्ट की अभी हम बात करेंगे। छह में से दो फ्लैग्स की बात करेंगे, एक सिन और एक एक्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एक्टिव यूजर मैसेज भेजेगा। अब एक्टिव यूजर जो मैसेज भेज रहा है, इसके अंदर क्या क्या लगा के भेजेगा वो? सबसे पहले भेजेगा भाई मेरे पास एक फ्लैग ऑन है, जो कि क्या है, सिन। सिन का सिंपल सा मतलब ये है कि एक्टिव यूजर क्या चाहता है कि भाई मेरे पास कोई डेटा है, मैं चाहता हूं कि आप वो रिसीव करो। जो भी सर्वर है, जो भी पैसिव यूजर है जिसके साथ कनेक्शन बनाना है, मैं चाहता हूं कि वो डेटा आप रिसीव करो। तो आप क्या करो, मेरे साथ सिंक्रोनाइज कर लो। ये होती है सेंडर की एक रिक्वेस्ट, जो वो पहले मैसेज में थ्री वे हैंडशेक में भेजता है कि भाई मेरे पास कोई डेटा है, मैं वो चाहता हूं कि आप वो रिसीव कर पाओ। तो उसके लिए आप मेरे साथ क्या कर लो, सिंक्रोनाइज कर लो। इसके लिए वो क्या करता है, एक सिन बिट या सिन फ्लैग ऑन करके भेज देता है। अब अगले केस में क्या हो गया, सिन के साथ साथ और भी चीजें जाती हैं। एक जाता है आपका सीक्वेंस नंबर। अब सीक्वेंस नंबर क्या होता है, सीक्वेंस नंबर आप ये समझ सकते हो, सीक्वेंस नंबर इज जस्ट लाइक योर इंडेक्स। जैसे हम इंडेक्स या हम सीक्वेंस की बात करते हैं कि भाई जो अगर मेरा पहला मैसेज जा रहा है तो पहला मैसेज शुरू होगा मैसेज नंबर 1 से, दूसरा जाएगा तो दूसरा शुरू होगा 2। एक तरीके से सीरियल वाइज डेटा भेजने के लिए सीक्वेंस नंबर यूज होता है कि भाई मेरा पहला मैसेज है तो मैं सीक्वेंस नंबर ले लूंगा कोई भी रैंडम, और उसके बाद 1 बाय 1 सीक्वेंस नंबर अपडेट होता जाएगा। अब पहला जो सीक्वेंस नंबर होता है दैट इज योर आईएसएन। आईएसएन क्या होता है, इनिशियल सीक्वेंस नंबर। आईएसएन इज योर इनिशियल सीक्वेंस नंबर। अब इनिशियल सीक्वेंस नंबर जनरेट कौन करता है, इनिशियल सीक्वेंस जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब वो डिपेंड करता है, आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो उसका इनिशियल सीक्वेंस नंबर जनरेट करने का एल्गोरिथम अलग होगा। लिनक्स है तो उसका एल्गोरिथम अलग होगा। मैक का है, मैक ओएस है तो उसका एल्गोरिथम अलग होगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है आपका इनिशियल सीक्वेंस नंबर कि भाई जो भी पहला सीक्वेंस नंबर जाएगा वो क्या वैल्यू लग के जाएगी। ठीक है, वो होता है रैंडम। मतलब एल्गोरिथम हम समझ नहीं सकते कि भाई क्या चल रहा है विंडोज के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग चल रहा है, तो वो हमारे समझने की जरूरत नहीं। हमें बस ये देखना है कि भाई सीक्वेंस नंबर जो है वो एक रैंडम नंबर चूज हो जाता है एल्गोरिथम की मदद से। और इस केस में मान लेते हैं सीक्वेंस नंबर हमारा चूज हो गया, मान लेते हैं 100। 100 ले लेते हैं कि भाई 100 सीक्वेंस नंबर चूज हो गया रैंडम, एल्गोरिथम चला, उसने हमें नंबर दे दिया एक 100। ठीक है, अब ये डेटा हमारे पास आगे पहुंचा रिसीवर के पास। ठीक, अब रिसीवर के पास डेटा पहुंचा, तो ये हम कौन सी प्रोटोकॉल का थ्री वे हैंडशेक पढ़ रहे हैं, टीसीपी का पढ़ रहे हैं ना। टीसीपी में मैंने बताया टीसीपी क्या प्रोवाइड करता है हमें हमेशा, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, जो भी डेटा जाएगा उसका एक क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट। जो भी डेटा भेजा, यहां से कोई मैसेज गया ना, मैसेज जैसे ही रिसीव होगा, ये रिसीवर का अब फर्ज बन जाता है कि भाई वो एक रिप्लाई भेजे, जिसका मतलब क्या भेजेगा, ये एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो एक्नॉलेजमेंट के अंदर सबसे पहला तो एक फ्लैग ऑन कर देगा जिसको क्या कहते हैं, एक्ट। ये बताएगा कि भाई ये एक एक्नॉलेजमेंट टाइप है। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ ये एक भेज देगा यहां पर एक्नॉलेजमेंट का नंबर। अब एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर वही चीज होती है कि भाई जो जिस जिस नंबर का मैसेज आया है उसका एक एक्नॉलेजमेंट देना कि भाई ये वाला पर्टिकुलर मैसेज मुझे मिल गया। और एक्नॉलेजमेंट नंबर यार एक तरीके से आप कह सकते हो थोड़ा जो रूड बिहेवियर होता है ना, वैसा बिहेवियर है। सीक्वेंस नंबर आया 100, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर कभी भी ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मुझे 100 मिल गया, ये करेगा डिमांड कि भाई मेरे को हाँ ठीक है 100 मिल गया, 101 भेजो। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या करता है, एक तरीके से डिमांड करता है कि भाई 100 नंबर मिल गया, 101 नंबर आगे सेंड करो, ठीक है भाई अगला मैसेज भेजो। ये एक तरीके की डिमांड होती है एक्नॉलेजमेंट नंबर की। तो अब सेंडर जो सीक्वेंस नंबर भेजेगा वो कौन से सीक्वेंस नंबर का पैकेट भेजेगा, सीक्वेंस नंबर 101। ठीक है,
एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है वो एक तरीके की डिमांड होती है कि भाई मेरे को 100 नंबर मिल गया, 101 नंबर भेजो। इससे क्या है, सेंडर को इससे ये भी पता लग जाता है कि भाई अगर सामने वाला अगले पैकेट की डिमांड कर रहा है, मतलब पुराना वाला उसको सही से मिल गया। अगर उसको 100 नंबर नहीं मिला होता तो हो सकता है एक्नॉलेजमेंट नंबर वो क्या लगा के भेजता, 100, कि भाई मैं तो 100 की डिमांड कर रहा हूँ, मुझे 100 नंबर वाला पैकेट चाहिए। ठीक है, ऐसे हिसाब से ये एक्नॉलेजमेंट नंबर भेज दिया 101 प्लस। इस केस में क्या होगा, यहां पर एक चीज और होगी, रिसीवर जो है वो क्या लगा के भेजेगा यहाँ पे, सिन। अब ये सिन क्यों लगा के भेजेगा, क्योंकि हो सकता है यार हमेशा ये रिसीवर रिसीव ही थोड़ी करेगा, इसके पास भी तो हो सकता है कोई डेटा हो। ऐसा हो सकता है ना, जब कनेक्शन दोनों तरफ से बन रहा है, आप कोई डेटा सेंड करोगे तो उसके रिप्लाई में हो सकता है ये भी कोई डेटा सेंड करे। तो डेटा सेंड तो इसको भी करना है। जब इसको डेटा सेंड करना है तो ये क्या बोलता है कि भाई हो सकता है इन फ्यूचर मेरे पास भी कोई डेटा हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं वो डेटा आप रिसीव कर सको तो आप क्या करो, मेरे साथ सिंक्रोनाइज कर लो। सेंडर ने सिन क्यों भेजा था, क्योंकि वो चाह रहा था कि भाई मेरे पास कोई डेटा है और सामने वाला उसको रिसीव कर पाए, तो उसने बोला भाई आप मेरे साथ सिंक्रोनाइज कर लो। और रिसीवर के पास कहता है, रिसीवर में मेरे पास भी डेटा हो सकता है, तो आप भी क्या करो, मेरे साथ सिंक्रोनाइज कर लो। और जब सिंक्रोनाइज करना है तो उसके साथ एक क्या जाएगा, सीक्वेंस नंबर जाएगा ना। अब यहाँ पे सीक्वेंस नंबर जाएगा। वही ये बात है, सीक्वेंस नंबर डिपेंड करता है किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके दे सकता है। इस केस में मान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ने रैंडम नंबर जो जनरेट करा है वो क्या है, 200। ठीक है, इस बार ऑपरेटिंग सिस्टम ने रैंडम नंबर जनरेट करा 200। अब सेंडर का फर्ज बनता है, टीसीपी यूज कर रहे हैं, एक मैसेज पहुंचा, तो अब क्या जाएगा, एक एक्नॉलेजमेंट जाएगा ना। सेंडर क्या भेजेगा, एक एक्नॉलेजमेंट। अब यहां से फिर से जाएगा एक एक और एक एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होना चाहिए, 201। इसमें जस्ट जो भी आपका सीक्वेंस नंबर होता है उसमें +1 कर दो, मतलब अगले की डिमांड। ठीक है भाई, इसने एक्नॉलेजमेंट नंबर भेज दिया 201 कि भाई 200 वाला पैकेट मुझे सक्सेसफुली रिसीव हो गया। फिर जैसे ये मैसेज रिसीव होता है वैसे ही आपका टीसीपी कनेक्शन या टीसीपी का 3 वे हैंडशेक हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे हो गया आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश, कनेक्शन इस्टेब्लिश। नहीं, जब तक आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है तब तक आपका डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन पूछ। ठीक है, 3 वे हैंडशेक हो गया। अगला आता है 4 वे हैंडशेक। 4 वे हैंडशेक कब यूज होता है, यूज टू टर्मिनेट अ कनेक्शन। अभी हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा था, जब कनेक्शन खत्म हो जाएगा, डेटा का फ्लो खत्म हो जाएगा, डेटा हमारा सेंड हो गया, रिसीव हो गया, सब कुछ ओवर हो गया, उसके बाद क्या होता है, कनेक्शन खत्म करा जाता है। कनेक्शन खत्म करने के लिए क्या करा जाता है, 4 वे हैंडशेक यूज। अब 4 वे हैंडशेक यूज क्या है, 4 वे हैंडशेक के अंदर मान लो सबसे पहले एक्टिव यूजर जा रहा है। एक्टिव यूजर जो डेटा भेजेगा, डेटा जो भी भेज रहा है, डेटा भेजे ना भेजे, बस मैं बता रहा हूं कि एक फ्लैग यूज होता है कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए, वो होता है आपका फ्लैग फिन। फिन इज यूज टू फिनिश अ कनेक्शन। ठीक है, ये एक फिन फ्लैग लगा के भेज देगा। अब यहां से ये जो सर्वर है, जो भी हमारा पैसिव यूजर है, इसके पास डेटा पहुंचा, ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये सबसे पहले बोलेगा ये भी अपनी तरफ से क्या भेजेगा, एक फिन। वही वाली बात है, फिनिश कनेक्शन करना है तो कभी कभार लड़का लड़की में जब लड़ाई हो जाती है तो थोड़ा एरोगेंस आ जाता है कि तू क्या ब्रेकअप कर रही है, मैं ब्रेकअप कर देता हूं। ऐसा होता है ना। तो अब यहाँ पे जब इसने फिनिश करा तो सर्वर क्या करता है थोड़ा सा कि भाई तू क्या खत्म कर रहा है, मैं तेरे साथ कनेक्शन खत्म करता हूँ। अब यहाँ से जब म्यूचुअल ब्रेकअप हो ही गया है, वे यार कोई बात नहीं भाई, ट्रिम कर देंगे। जब म्यूचुअली कनेक्शन टर्मिनेट हो ही गया है तो अब यहाँ से
एक एक्नॉलेजमेंट चला जाएगा और इधर से भी एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। ये हो गया आपका 4 वे हैंडशेक कनेक्शन खत्म करने के लिए। हाँ, चीज और है। अब 4 वे हैंडशेक सिर्फ कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए यूज नहीं होता। 4 वे हैंडशेक एक यूज होता है किसके लिए? एस्टैब्लिश अ कनेक्शन इज ऑल्सो यूज टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। अब वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कहां पर होगा वो देख लेते हैं। कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हुए वो जो यूज होगा वो कब यूज होगा? जब हमारे दोनों यूजर क्या बन जाएंगे। अब जरूरी थोड़ी है एक एक्टिव यूजर है तो सामने हमेशा पैसिव यूजर ही हो सकता है आप एक पीसी यूज कर रहे हो और सामने वाला भी कोई पीसी ही है। कंपनीज में होता है ना, तो एम्प्लॉयज आपस में डेटा शेयर करना है, तो उस टाइम पे भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना हो सकता है। और दोनों अगर एक्टिव बन जाते हैं तो उस केस में भी क्या होगा? वही है, मैं थोड़ा अब शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ये यहां से सिन भेजेगा और एट द सेम टाइम एक्टिव यूजर है तो वो भी यहां से क्या भेजेगा? अपना सिंक्रोनाइज करने के लिए रिक्वेस्ट। और यहां से जब दोनों को एक दूसरे की सिन रिसीव हो जाएगी तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या भेज देंगे? एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट। ये हो गया आपका 4 वे हैंडशेक दोनों केसेस। कनेक्शन टर्मिनेट करना होगा तो फिन फ्लैग यूज होगा फिनिश करने के लिए, और अगर एस्टैब्लिश करते हुए दोनों हमारे पास एक्टिव यूजर्स बन जाते हैं तब 4 वे हैंडशेक यूज होगा आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है एमएसएस और सेगमेंटेशन। दोनों लेयर 4 पे आपके बहुत यूज होंगी, काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। एमएसएस है हमारा मैक्सिमम सेगमेंट साइज। है क्या ये? इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट द ट्रांसपोर्ट लेयर कैन रिसीव फ्रॉम द अपर लेयर। मतलब अपर लेयर से जो मैक्सिमम अमाउंट आ सकता है डेटा का, अपर लेयर मतलब सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, जो होते हुए सेशन लेयर से फॉर्मेटेड डेटा आ रहा है उसका मैक्सिमम साइज कितना है? 1460 बाइट्स। भाई एक टाइम पे 1460 बाइट्स का डेटा ही ऊपर अपर लेयर से आ सकता है। बट इन केस अगर इसका साइज डेटा का जो साइज है वो 1460 से ज्यादा हो तो क्या करना पड़ेगा हमें? सेगमेंटेशन, मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस डेटा को स्मॉल पार्ट्स में इफ द साइज इज ग्रेटर देन एमएसएस। ठीक है, सेगमेंटेशन इज डन एट लेयर 4। ये पॉइंट क्यों लिखा है ये जब हम लेयर 3 पे बात करेंगे तब आप समझ जाओ। ठीक है, सेगमेंटेशन कब होगा? जब हमारा डेटा एमएसएस से ज्यादा होगा। और एमएसएस क्या होता है? मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना होता है, क्या होता है? 1460 बाइट्स और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा जो ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव कर सकती है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे टेलनेट के मैसेजेस आ गए। अब यहाँ पे ये देखो, ये मेरा एक सोर्स आईपी है 10.1 और ये एक डेस्टिनेशन है 10.2। ठीक, यहाँ पे पहला मैसेज क्या है? ये टीसीपी है। सोर्स पोर्ट देखो 37759, कोई भी रैंडम रेंज में से है। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है? 23, जो कि टेलनेट का पोर्ट नंबर है। ठीक है, अब डेस्टिनेशन सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, और यहाँ पे अगर मैं आपको बिट्स दिखाऊं, बिट्स शायद दिखाएगा ये फ्लैग्स के अंदर। सिन बिट 1, बिट जब 1 होती है मतलब ऑन है, सिन बिट ऑन है। बाकी सारी बिट्स फ्लैग्स देख लो क्या है? 0, सेट नहीं है। सिर्फ कौन सी बिट ऑन है? सिन। ठीक है, अगले पे चलते हैं। कहां से आया रिप्लाई? 10.2 से आया सोर्स, मतलब डेस्टिनेशन 10.1। रिसीवर ने रिप्लाई करा टीसीपी। सोर्स पोर्ट क्या लगाया? 23, डेस्टिनेशन पोर्ट 37759, ये भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, देखो सीक्वेंस नंबर इसने क्या लगाया? जीरोस। अब मैं बताता हूं आपको, इसका सीक्वेंस नंबर नहीं देखा ना हमने, यहाँ पे इन्हें सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा होगा। ये क्या दिखा रहा है? 0। रिलेटिव सीक्वेंस नंबर। रिलेटिव सीक्वेंस नंबर का सिंपल सा मतलब ये कि यार आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वायर शार्क ने हमेशा जो सीरियल वाइज दिखाता है वो स्टार्ट करेगा 0 से, तो इसने सीक्वेंस नंबर दिखाया 0। पर यहाँ पे ये दिखा रहा है रॉ फॉर्म में भी कि भाई एक्चुअली जो सीक्वेंस नंबर भेजा गया है वो क्या है? ये क्या है? 709। ठीक है, क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर है कोई? 00 है दोनों। ठीक, अगले में देखते हैं।
इसका सीक्वेंस नंबर क्या है? 502। अलग है ना सीक्वेंस नंबर, क्योंकि सीक्वेंस नंबर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो जनरेट करा है और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो जनरेट करा है, दोनों अलग है। ठीक, ओके। अब सीक्वेंस नंबर हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है? 1। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर रॉ कितना है? 710। उसका सीक्वेंस नंबर कितना था? 709 था ना, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर में +1 हो गया। इट इज 710 रॉ वाला, फिर रॉ वाला। और अगर रिलेटिव भी देखोगे तो आया 0 था और जा क्या रहा है? 1। और यहाँ पे अगर आप बिट्स देखोगे, सिन बिट सेट है और एक एक्नॉलेजमेंट वाली बिट सेट है। सिन और एक् दोनों सेट है। लास्ट पे बात करते हैं। टीसीपी है, सोर्स पोर्ट 37759, डेस्टिनेशन पोर्ट 23। सीक्वेंस नंबर क्या लग के गया है? 1। और रॉ में देखोगे तो 710। जो एक्नॉलेजमेंट आया था वही सीक्वेंस नंबर गया। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी सेट है। एक्नॉलेजमेंट नंबर 503, जो भी उसका नंबर होगा वो देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया हमने। और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट क्या सिन बिट सेट है? कौन सी बिट सेट है? सिर्फ। और जब ये हमारा टीसीपी का 3 वे हैंडशेक हो गया, 3 मैसेज गए हैं, सिन, सिन और एक्, और फिर एक सिंपल एक्। और उसके बाद जो डेटा गया है वो पहला किससे गया है? जो हमारा एक्टिव यूजर था उसी ने भेजा है पहला टेलनेट का डेटा। ठीक है, तो ये वायर शार्क था। वायर शार्क भी बता दिया मैंने, ऐसे आप पैकेट्स कैप्चर कर सकते हो। बाकी जो कमांड्स देखे हमने वो तो हम सारे देख ही लेंगे।